5 जून 2020 जब सरकार ने 3 कानून किसान वाले, जिन्हें वह प्यार से फार्म रिफॉर्म्स कहना चाहती है, ऑर्डिनेंस के रूप में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। विरोध हुआ, प्रदर्शन हुए, रैलियां हुई, चक्का जाम हुआ, रेल तक जाम हुई, परंतु इन बिलों को हमारे विशाल लोकतंत्र की मंदिर कहे जाने वाले संसद से पास होने से 25 सितंबर तक कोई नहीं रोक सका। ऑपोजिशन ने अपना काम किया, जो उसका काम है ऑपोजिशन करना, पर ये ऑपोजिशन सोशल मीडिया पर ज़्यादा दिखा, ट्विटर व्हाट्सएप पे ज़्यादा दिखा, सड़क पर कम। अंततः जब पंजाब हरियाणा के हजारों की तादाद में किसान अपने ट्रैक्टर, अपने सामान के साथ दिल्ली कूच करने के लिए रवाना हो गए, तब उन्हें बॉर्डर पर रोक दिया गया। और अब जब इनके बॉर्डर पे प्रोटेस्ट होने को लगभग 50 दिन होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने एक स्टे ऑर्डर लगा दिया इन फार्म रिफॉर्म्स के इम्प्लीमेंटेशन पर। एक कमेटी भी बना दी जो सरकार और किसान के बीच के डेडलॉक को खत्म करने का काम कर सकती है। पर इस कमेटी में सिर्फ वही लोग हैं जो इस फार्म रिफॉर्म्स के पक्षधर हैं, वो खैर अलग बात है। अब ऐसे परिप्रेक्ष्य में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमें समझें कि ये 3 किसान कानून एक्चुअली में हैं क्या। हालांकि इनमें से 2 ही किसान कानून पे सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी है, और इन किसान कानून के क्या नफ़ा और क्या नुकसान है किसानों के लिए, इस वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब टटोलेंगे मेरे यानी अभिषेक के साथ। तो पहला किसान कानून जो पास हुआ उसका नाम है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट एंड प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। क्या है इस एक्ट में? तो इस एक्ट के तहत किसान अपनी उपज, अपनी खेती किसी भी प्राइवेट बायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट पहले से एक एग्रीमेंट कर सकती है हार्वेस्ट के पहले कि हम इतने प्राइस में आपके सामान खरीदेंगे। ऐसे कॉरपोरेट हाउसेस इन किसानों से खरीद सकते हैं। इस एग्रीमेंट का जो मिनिमम पीरियड है वो एक क्रॉप साइकिल होगा, और जो मैक्सिमम पीरियड हो सकता है वो 5 साल हो सकता है। इस एग्रीमेंट में प्राइस लिखा रहेगा, कितने प्राइस में लेंगे प्राइवेट बायर्स किसान से, प्राइस का क्या मैकेनिज्म है ये भी लिखा रहेगा। अगर मान लीजिए कोई डिस्प्यूट होता भी है तो उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए कंसिलिएटरी बोर्ड होगा, एसडीएम लेवल की इंक्वायरी होगी। हालांकि अब इतनी बैठकों के बाद सरकार ने मान लिया है कि भाई कोर्ट लेवल पर इंक्वायरी हो सकती है। दूसरा बिल है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स फैसिलिटेशन एंड प्रमोशन एक्ट 2020। इस एक्ट में किसान अब एपीएमसी मंडी के दायरे के बाहर भी अपनी खेती का उपज, प्रोडक्ट बेच सकेंगे, फिर चाहे वह दूसरे राज्य में ही क्यों ना हो। तो इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट दोनों तरीके के व्यापार अब खुल जाएंगे किसान के लिए। डायरेक्ट एंड ऑनलाइन ट्रेडिंग को बढ़ावा देने के लिए एक पूरा ई ट्रेडिंग का सिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके बाद इस पूरे ट्रेड में जो सबसे बड़ी बात है, मुख्य बात है, वो ये कि किसी भी तरीके का टैक्स किसानों से नहीं लिया जाएगा जो अभी के सिस्टम में रहता है। तो अभी का सिस्टम है क्या? इन किसान कानूनों को अगर दरकिनार कर दें तो अभी तक ये सिस्टम चलता आ रहा था जिसको कहते हैं एपीएमसी सिस्टम, यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, आम भाषा में मंडी सिस्टम। इस मंडी सिस्टम में ऐसा होता है कि किसान अपनी खेती करता है, वह अपनी खेती को फिर इकट्ठा करके ट्रैक्टरों में, छोटा किसान है तो ऑटो वगैरह में मंडी तक ले जाता है। मंडी में अपने बोली लगने तक का अपना वेट करता है। अगर प्रोड्यूस बिक गया तो बढ़िया है, नहीं बिका तो वेस्ट हो जाता है। इन्हीं सब सिस्टम की खामियों को हटाने के लिए सरकार ने 3 कानून लाए। तो अब आ जाते हैं इस बात पे कि इन तीनों कानून में, या आप कहिए 2 कानून में, क्योंकि मेनली 2 कानूनों पे बहस छिड़ी हुई है। तीसरा कानून जो है एसेंशियल कमोडिटीज़ वाला अमेंडमेंट एक्ट, उस पर ज़्यादा किसान भिड़ नहीं रहे सरकार से। तो जो कानून जो हैं, उन दोनों कानून को क्यों काला कानून कहा, क्या इसके नफ़ा और क्या इसके नुकसान है किसानों के लिए, इस बारे में जानते हैं। तो अगर फ़ायदों की बात करें तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये बिल्स किसानों के लिए एक तरीके से लिबरेशन का वक्त है। जैसे 1991 के दौर में इकोनॉमी के लिए लिबरेशन आया था, एलपीजी पॉलिसी आई थी, वैसे ही ये बिल्स किसानों के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में एक आज़ादी का दौर साबित हो सकते हैं। क्योंकि अगर इन किसानों के कानून को हटा दें जो भी आए,
तो एग्रीकल्चर एक मात्र ऐसा सेक्टर है जहां मार्केट एग्जिस्ट नहीं करता, वो पूरी तरीके से रेगुलेटेड है सरकार के द्वारा। मंडी सिस्टम में किसानों को कई दिनों तक अपनी खेती के उपज को लेकर के बैठे रहना पड़ता है, इंतजार करना पड़ जाता है। तो ये भी एक बुरी बात है। इस सिस्टम को भी हटा देगा ये पूरा लॉ। एफसीआई पे बहुत बड़ा बोझ है, क्योंकि अगर आज की डेट में देखेंगे तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो सरकार का ही एक डिपार्टमेंट है, उसके पास लगभग 100 मिलियन टन्स का प्रोड्यूस रखा हुआ है, जबकि किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए जो बफर स्टॉक नॉर्म्स तय हुए हैं उसमें सिर्फ 40 मिलियन टन की ज़रूरत है। ऐसे में एक सरकार का बड़ा खर्च एफसीआई के द्वारा ये प्रोक्यूरमेंट में, उसको स्टोर करने में, उसकी मेंटेनेंस में लग रहा है। तो इन किसान कानूनों के आ जाने के बाद, उनकी इम्प्लीमेंटेशन के बाद ये खर्च होना भी बंद या कम हो जाएगा। बंद कहेंगे तो वो कंट्रोवर्सी है। खैर, तीसरा कि एमएसपी का फुल फॉर्म जो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, वो कई किसानों के लिए, खासकर कि छोटे किसानों के लिए मैक्सिमम सेलिंग प्राइस बन करके साबित होता है। होता यह है कि जब आप फूड इन्फ्लेशन को देखते हैं, जब आप देखते हैं कि एकदम से प्याज महंगा हो गया, आलू महंगा हो गया, टमाटर महंगा हो गया, आप 50-60 रुपये 100 रुपये तक में खरीदते हैं, कंज्यूमर की जेब से तो 100 रुपये जा रहा है, पर जो किसान है उनको सिर्फ मंडियों में कितना मिल रहा है? 10 रुपये 20 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा। तो ऐसे में किसानों के पास पैसा नहीं पहुंच रहा है, ये बीच में पूरा जो एक नेटवर्क है उसके पास पैसा जा रहा है। इस पूरे डिफरेंस को कहते हैं फार्म टू फोक डिफरेंस। अब ये फार्म टू फोक डिफरेंस भारत में 60 से 70% है, जो कि बहुत ज़्यादा है। वहीं इंडोनेशिया और भी जो कम विकसित देश हैं, लेस डेवलप्ड कंट्रीज, नॉर्डिक कंट्रीज मानी जाती हैं, वहाँ तो ये सिर्फ 10 से 20% है। तो इन कानूनों के आने के बाद ये जो फार्म टू फोक डिफरेंस है, इसके कम होने की उम्मीद है एक्सपर्ट्स के मुताबिक। दूसरा, सप्लाई चेन भी सही हो सकती है। तो ये कानून एक तरीके से लिबरेशन है सरकार के रेगुलेशन से हटने के लिए। और ये बड़ा ही वाजिब पॉइंट भी है कि अगर कोई किसान अपनी खेती का उपज मंडी में नहीं बेचते हुए बाहर बेचना चाहता है, जहां उसे बेहतर आमदनी मिल सकती है, तो वह क्यों ना बेचे, क्यों उसको दबा के रखा जाए। खैर, अब आ जाते हैं कि इन किसान बिलों से क्या नुकसान है किसानों को, क्योंकि अगर इतने ही फायदे होते, सिर्फ फायदे होते, पूरा गोल्डन लॉ होता, तो क्यों हो रहा होता विरोध। तो एक बड़ा सिंपल सी असिमेट्री है यहाँ पे। आप देखेंगे कि मैक्सिमम फार्मर्स जो हैं वो पंजाब और हरियाणा के स्टेट से आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि जो मंडी सिस्टम है, अगर वो पूरे देश में कहीं सबसे ज़्यादा दुरुस्त है तो वो पंजाब और हरियाणा का है। तो एक पंजाबी किसान जहां मंडी सिस्टम पे वो लोग गर्व करते हैं, वहां पंजाबी किसान की एवरेज इनकम लगभग 2 लाख है, सबसे ज़्यादा पूरे देश में। और वहीं दूसरी तरफ बिहार जैसे राज्य, जहां 2006 में ही मंडी सिस्टम हटा दिया गया था, वहां एवरेज इनकम एक किसान की मात्र 40,000 है, सबसे कम। तो कई किसान इस बात का हवाला देते हैं कि हमारा हाल बिहारी किसान जैसा हो जाएगा, हम ऐसा नहीं चाहते। और बड़ी सिंपल सा लॉजिक है कि आपके पास एक सिस्टम है, आप उससे खुश हैं, आपको उससे फ़ायदा मिल रहा है, तो हम क्यों उस सिस्टम को हटवाना चाहेंगे रिफॉर्म्स के नाम पे। हालांकि बिहारी किसान की इनकम क्यों इतनी कम है, मेरा ऐसा मानना है कि उसके लिए और बड़ा डिबेट हो सकता है, सिर्फ एपीएमसी का ना होना एक वजह नहीं हो सकती। खैर, दूसरी बात ये कहते हैं जो लोग इस किसान बिल के विरोध में हैं कि जिस तरीके से बाकी के क्षेत्रों में कॉरपोरेट हाउसेज ने अपना दबदबा बना के रख लिया, वैसे ही एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बड़े कॉरपोरेट हाउसेज अपना दबदबा कायम रखना शुरू कर देंगे। ऐसे में छोटे और मध्य किसान कैसे इन बड़ी कंपनियों से अपना नेगोशिएशन करेंगे कि कितना प्राइस रखना है, कौन सा प्रोडक्ट रखना है, कैसे रखना है, ये सब चीज़ें भी आ सकती हैं। तीसरी बात, इस मंडी सिस्टम और एमएसपी, ये जो पूरा सिस्टम है, ये पूरी तरीके से अनफंक्शनल हो जाएगा। बहुत सही बात है कि अगर आप ये कानून ला रहे हैं लिबरेट करने के लिए फार्मर्स को, तो आप ये नहीं कह सकते कि भैया मंडी सिस्टम चलेगा, क्योंकि अगर बड़े कॉरपोरेट हाउसेस की एंट्री होती है, वो लोग खरीदते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, तो कहाँ से किसान मंडी में आएगा और मंडी में कौन ही बोली लगाएगा।
फिर उसके बाद आप देखेंगे कि जो स्टेट्स विरोध कर रहे हैं इस बात का, उसके दो रीजंस और हैं। एक तो एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट में आता है, तो ये स्टेट का सब्जेक्ट है, ऐसे में केंद्र सरकार क्यों कानून थोप रही है। दूसरी बात कि भैया जो टैक्स है मंडी सिस्टम में वो बहुत ज़्यादा राज्य सरकार के लिए मायने रखता है। रेवेन्यू टैक्स, जैसे लिकर टैक्स मायने रखता है कई सरकारों के लिए राज्य की, वैसे ही एग्रीकल्चर के मंडी सिस्टम से जो टैक्स आता है वो बहुत मायने रखता है। पंजाब सरकार ने 2019-20 में एक आंकड़े के मुताबिक 5,000 करोड़ रुपए का टैक्स वसूला था मंडी से। तो ऐसे सिनेरियो में अगर आप मंडी सिस्टम को पीछे खिसकाएंगे तो ज़रूरी हो जाता है, और बिल्कुल ये मतलब होएगा ही कि पंजाब जैसे राज्य इसका बहुत खुल करके विरोध करेंगे। अब इन बिल्स के कंक्लूजन पे अगर आते हैं तो हम ये देखेंगे कि मोदी सरकार द्वारा लाए गए जो तीनों कानून हैं ये अपने आप में वाकई रिफॉर्म्स हैं, पर जो इनको लाने का तरीका था वो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें तो पंजाब हरियाणा के किसान, भले ही सिर्फ 2 राज्य के किसान मान लीजिए अगर विरोध भी कर रहे हैं, तो ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो इन बिल्स को इम्प्लीमेंट कराने से पहले उन दोनों स्टेट्स के प्रोटेस्टर्स, उन दोनों स्टेट्स के एग्रीकल्चरिस्ट, फार्मर्स को अपने कॉन्फिडेंस में ले, और इस सोसाइटी और गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि वो उनको खालिस्तानी, अफगानिस्तानी और ना जाने क्या क्या आतंकवादी ये सब कहना बंद करे और उनको फार्मर्स माने, नेगोशिएट करे, उनको कॉन्फिडेंस में ले और फिर ये रिफॉर्म्स लाए। क्योंकि डेमोक्रेसी में ज़रूरी है कि आप अच्छी बहस के थ्रू ही रिफॉर्म्स लाएं। ऑपोजिशन के लिए ये ज़रूर कहूँगा कि ऑपोजिशन को थोड़ा और स्ट्रांग होना चाहिए। नंबर्स नहीं है उसके पास, लेकिन ट्विटर और व्हाट्सएप की दुनिया से भी बाहर प्रोटेस्ट हो सकते हैं। जिस तरीके से इन फार्मर्स ने प्रोटेस्ट करके दिखाया, ऐसा ऑपोजिशन को भी करना चाहिए था। एक आखिरी बात ये कि फार्मर्स 52 या 55 दिन से ही प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, ये जून में जब ऑर्डिनेंस आया था तब से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आप ऐसा मत समझिए कि 50 दिन हो गए, 55 दिन हो गए, 6-7 महीने निकल गए हैं इस प्रोटेस्ट को। तो ज़रूरी है कि सरकार इनके कंसर्न्स को एड्रेस करे और फिर आगे बढ़े। धन्यवाद।